अपील। मैंने आपको कल बताया था कि कमिश्नर जो होता है एक इनलैंड रेवेन्यू का होता है, एक अपील्स का होता है। अभी तक इससे पहले जितनी भी बातें की थी वो कमिश्नर इनलैंड की बातें की थी। अब जो बातें स्टार्ट होंगी वो कमिश्नर अपील्स और इनलैंड दोनों की होंगी। बेसिकली ये जज होता है जो कमिश्नर अपील होता है, जो फैसले सुनाता है। तो अपील का जो राइट है वो, अगर हम FBR की एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ देखें तो उसके अंदर सबसे ऊपर बोर्ड होता है, उसके बाद चीफ कमिश्नर होता है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए, और उसके बाद कमिश्नर होता है, ठीक है। और फिर इसके जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके छोटे आ गए, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन आता है? आपका असिस्टेंट कमिश्नर हो जाता है, आपका डेप्यूटी कमिश्नर आ जाता है और एडिशनल कमिश्नर आ जाता है। ये FBR की अथॉरिटीज़ के अंदर इस तरह फॉलो करता है। इसी तरह जो अपील्स है उसके अंदर क्या होता है कि कमिश्नर होता है, आप कमिश्नर अपील्स के खिलाफ अपील के पास जाके अपील कर सकते हैं। फिर एक होता है AT, जिसे आप कहते हैं एपीलेट ट्रिब्यूनल। एपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके आप अपील कर सकते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, और इसी तरह फिर फर्दर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके अपील कर सकते हैं। तो ये अथॉरिटीज़ होती हैं। एक इनसे अलहदा चीज़ होती है जिसे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं, ADIR। उसको भी हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं। नॉर्मली जो एक सीक्वेंस चल रहा होता है वो कमिश्नर अपील का होता है। अगर इसका फैसला पसंद ना आए तो फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, यहाँ से फैसला अगर पसंद ना आए तो फिर हम हाई कोर्ट के पास जाते हैं, और फिर वहाँ से जाके सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ये इनको पास कब कब और किस किस तरह जाना है, और ये लोग कब कब फैसला सुनाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने जो प्रोसेस पढ़ा था वो सिंपल यही था कि नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर होती है, इसके अगेंस्ट ऑडिट होता है, इस ऑडिट के अगेंस्ट शो कॉज नोटिस आता है, और शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर होती है। तो ऑडिट अगर ना किया जाए तो उसका एक ऑल्टरनेट रेजोल्यूशन है जिसे 122(5) कहा जाता है, जिसके अंदर वो शो कॉज नोटिस इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन। तो ये दो तरीके हैं, एक ऑडिट का ले, अगर ऑडिट नहीं किया तो डेफिनेट इंफॉर्मेशन के थ्रू शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है, और इसके अगेंस्ट फिर आगे अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर दी जाती है। डेफिनेट इंफॉर्मेशन से वो दो तरह की चीज़ें, दो तरह की गलतियां निकलती हैं, तो फिर शो कॉज नोटिस जाता है। एक वो जो एरोनियस हो, और साथ ही साथ वो प्रेजुडिशियल हो टू दी इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। किसका रेवेन्यू? गवर्नमेंट का रेवेन्यू। ये अभी तक हम लोग जो चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं। अब बात ये है कि आपका अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ गया, अब क्या करना है जी? इसके खिलाफ अपील करनी है, लेकिन सिर्फ अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ नहीं अपील की जा सकती है, बल्कि देयर आर सम अदर सर्कमस्टांसेस टू। ये 6 सर्कमस्टांसेस लिखे हैं जहां पे आप अपील कर सकते हैं कमिश्नर अपील को। 6 सर्कमस्टांसेस क्या है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब यहाँ पे अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर तो इशू किया, लेकिन किसकी बेस पे किया? नॉर्मल असेसमेंट की कि बेस्ट जजमेंट की बेस पे? सेक्शन 121 पढ़ा था ना, बेस्ट जजमेंट 4 बंदों की बेस्ट जजमेंट हो सकती है, ठीक है। तो उन 4 बंदों की बेस्ट जजमेंट कर दी, लेकिन उन चारों में से किसी को पसंद नहीं आई, तो वो किधर चला गया? कमिश्नर अपील को अपील कर सकता है। दूसरी सर्कमस्टेंस एज अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, ये अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। तीसरी बात, एन ऑर्डर होल्डिंग एन इंडिविजुअल पर्सनली लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन एन अदर पर्सन इनकम। ये बस इधर तक ही करें, आगे ना करें। द अमाउंट ऑफ टैक्स के आगे ऊपर रेड करके लिखा है ऑन एन अदर पर्सन। एक ऐसा ऑर्डर जो किसी इंडिविजुअल को कहे कि आप किसी और पर्सन का टैक्स काटो। एक ऐसा ऑर्डर जो किसी इंडिविजुअल को कहे कि आप किसी और पर्सन का टैक्स काटो। मिसाल के तौर पे जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय का टैक्स काटता है किसके ऊपर? सैलरी पे। एम्प्लॉय का टैक्स काटता है किसके ऊपर? सैलरी पे। लेकिन टैक्स वाले कह सकते हैं एम्प्लॉयर को कि यार उसने एक प्रॉपर्टी बेची है, उसका टैक्स हमें जमा नहीं कराया, तुम उसका टैक्स भी इसका काटो।
समझ लगी कि टैक्स वाले क्या कह सकते हैं एम्प्लॉयर को कि यार तुम्हारे पास एक बंदा काम कर रहा है, उसने एक प्रॉपर्टी बेची है, तो प्रॉपर्टी के बेचने के गेन के ऊपर टैक्स हमें जमा नहीं कराया, तो तुम वो वाला टैक्स भी इसकी सैलरी से काटो। तो फिर ये एम्प्लॉयर जो है ये कमिश्नर अपील के पास जाके अपील कर सकता है कि भाई मैं इन कामों के अंदर क्यों आऊँ, ठीक है। तो एन ऑर्डर हैविंग एन इंडिविजुअल पर्सनली लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन एन अदर पर्सन, तो ये इसके साथ भी छोटी सी एग्जांपल लिख लीजिएगा। एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग और ट्रीटिंग अ पर्सन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन, किसी पर्सन को किसी नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर करवा देना, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई सेलिब्रिटी पाकिस्तान में आई, तो यहाँ पाकिस्तान में वो जिसके पास रहे, तो एक इमेज क्रिएट हो गया टैक्स की नज़रों में कि ये तो बंदा जिसके घर में वो सेलिब्रिटी आके रही है, जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, ये जिसके घर में रही है वो इसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस तरह का इमेज क्रिएट करके अगले बंदे को टैक्स वाले लेटर इशू कर दें कि यार आप एक नॉन रेजिडेंट पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये इस फैसले के खिलाफ भी वो पर्सन जिसको ये लेटर आया है कमीशन अपील को जाके अपील कर सकता है कि भाई मेरे पास तो वैसे ही 1-2 दिन के लिए आए थे वो रहने, ठीक है। एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रेक्टिफाई द मिस्टेक आइदर फुल और इन पार्ट, एन ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ इनहांसिंग द असेसमेंट और रिड्यूसिंग अ रिफंड और अदरवाइज इंक्रीजिंग द टैक्स लायबिलिटी, ऐसा ऑर्डर जिसमें आपकी लायबिलिटी बढ़ा दी, आपका रिफंड कम कर दिया, आपकी असेसमेंट इंक्रीज कर दी। तो ये 6 सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, ये पास पेपर में 2 दफ़ा टेस्ट हो चुका है कि कौन से सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिनमें कमिश्नर अपील को अपील की जा सकती है। तो इन 6 सर्कमस्टांसेस में जो टैक्स पेयर है वो कमिश्नर अपील को अपील करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वो बार बार पूछ लेता है, तो इसको ये आपने याद रखना है। नॉर्मली हम यही समझते हैं कि जी अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ जाएगा, ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी 5 सिचुएशंस ऐसी हैं। नो अपील, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता ऊपर वाली कोई भी अपील जो है वो मानी नहीं जाएगी, कब तक, जब तक टैक्स पेयर ने रिटर्न के अंदर जो टैक्स लिखा था कि मैंने पे करना है वो पे ना कर दिया। ये रिटर्न जमा कराई ना, नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर, जब रिटर्न जमा कराई तो इसमें एक टैक्स लायबिलिटी बनी होगी, तो अगर वो टैक्स लायबिलिटी उसने पे कर दी है तो फिर ये बंदा अपील कर सकता है, इन 5 केसों में वरना नहीं कर सकता, ठीक है। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर की नहीं बात हो रही, कहाँ की बात हो रही है, नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर। नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर यानी कि जब उसने रिटर्न जमा कराई, उस रिटर्न के ऊपर लिखी गई टैक्स लायबिलिटी अगर उसने पे कर दी है तो फिर वो कमिश्नर अपील को जाके अपील कर सकता है, सही है। तो ये देखिए उसने एंड में लिखा हुआ है टैक्स ड्यू एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, सबसे एंड पे, कि अगर वो टैक्स जो रिटर्न फर्निश के टाइम पे ड्यू था वो अगर जमा करा दिया गया है तो फिर जाके वो कमिश्नर अपील को अपील कर सकता है। फॉरम्स ऑफ अपील्स, फॉरम्स ऑफ अपील बता दिए हैं, ये 4 तो मैंने लिख दिए, 5वां वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, वो एक अलग टॉपिक है, वो उससे अलावा हम देखेंगे। आगे चलें, अपील्स टू कमिश्नर अपील, अपील करने का प्रोसीजर क्या है। फाइलिंग ऑफ अपील टू द कमिश्नर अपील्स, any person who is aggrieved by the order passed by the commissioner or the taxation officer can file the appeal before the commissioner appeal। कोई भी पर्सन जो कि कमिश्नर ने जो ऑर्डर दिया है या फिर टैक्सेशन ऑफिसर ने जो ऑर्डर दिया है उसके खिलाफ अपील कर सकता है कमिश्नर अपील को, यानी कि टैक्स पेयर की बात कर रहा है कि टैक्स पेयर कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकता है कमिश्नर अपील को। शैल बी फाइल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो फॉर्म दिया गया उसके ऊपर होगी। वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, उसे प्रॉपर्ली वो वेरीफाई करेगा अपने सिग्नेचर्स के साथ, उसकी फीस जमा कराएगा। एंड शैल प्रिसाइजली स्टेट द ग्राउंड्स, और वो बातें लिखेगा जिसकी वजह से वो समझता है कि मैं अपील कर रहा हूँ और टैक्स पेयर की, टैक्सेशन ऑफिसर की ये बातें ख़राब हैं, और उनके अगेंस्ट प्रॉपर्ली ग्राउंड्स बना के अपील करेगा,
ठीक है, क्या क्या चीज़ देगा, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में वेरीफाई करेगा, उसको वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में देगा, उसकी फीस जमा कराएगा और स्टेट द ग्राउंड्स, किन वजूहात की बेस पे वो अपील कर रहा है वो वजूहात बाकायदा तौर पे उसके अंदर मेंशन करेगा। इन केस अपील इज मेड अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट द एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय अ फी ऑफ ₹5000। अगर ऑर्डर ऑफ असेसमेंट के खिलाफ अपील है, अगर ऑर्डर ऑफ असेसमेंट के खिलाफ अपील है तो 5000 की फीस जमा करा के वो क्या करेगा, अपील कर सकता है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई केस है ऑर्डर ऑफ असेसमेंट के अलावा, हमने ऊपर देखे ना 5 केसेस हैं, तो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट के अलावा कौन कौन से केसेस हो सकते हैं जिसमें वो नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, वो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट के अलावा केस है ना जिसमें अपील कर सकता है। तो अगर उसके अलावा कोई केस है तो 5000 फीस है कंपनी की और 2500 फीस है इंडिविजुअल की, ठीक है। अगर तो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट के खिलाफ अपील कर रहा है तो 5000 फीस है। अगर ऑर्डर ऑफ असेसमेंट के अलावा कोई वजह है जिसमें अपील कर रहा है, हमने 6 सिचुएशंस पढ़ी हैं जिसमें अपील कर सकता है, ऊपर अभी पढ़ी है, उनमें से जो सी ऑर्डर ऑफ असेसमेंट के अलावा है उसमें 2500 फीस है इंडिविजुअल की और 5000 किसकी है, कंपनी की। द अपील शुड बी फाइल्ड, नो अपील शैल बी फाइल, ये वही वाली बात जो भी हो आपको ऊपर बताई थी, रिटर्न जमा होनी चाहिए। द अपील शुड बी फाइल्ड वेयर द अपील रिलेट्स टू एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ऑफ पेनल्टी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और पेनल्टी, 30 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, ये जो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर होता है ना, ये जब ऑर्डर दिया जाता है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, इसके अंदर लिखा जाता है कि आपकी जो नई टैक्सेबल, आपकी जो टैक्सेबल इनकम आपने मेंशन की थी, टैक्सेबल इनकम वो 50 रुपीज़ थी, लेकिन हमने आपका अगर बिजनेस थी तो आपकी हमने फलाना फलाना एक्सपेंस नहीं माना। अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस है, मिसाल के तौर पे आपने पेनल्टी पे की, हमने नहीं मानी पेनल्टी पे की, आपने गलती से गलत किया उसे डिडक्ट करके, ठीक है। और जितनी भी सेक्शन 21 की चीज़ें थी वो आपने डिडक्ट गलत की हुई हैं तो वो सारी ऐड कर दी, 10 से कर दी, 5 से कर दी, 15 से कर दी, ठीक है। तो ये सारी ऐड करके एक नई टैक्सेबल इनकम बना दी, क्या हो सकती है 50, 75, 80, या इसके अलावा कोई बात हो सकती है कि भाई तुमने इतना रेवेन्यू शो ही नहीं किया, वो रेवेन्यू भी इसके अंदर ऐड कर दिया, सारा मिला मिलू के एक नई टैक्सेबल इनकम बना दी जिसे कहा 90, और ये रिवाइज टैक्सेबल इनकम बन गई, रिवाइज टैक्सेबल इनकम। ये अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर होता है। इसके साथ ही एक डिमांड नोटिस दिया जाता है, इसके साथ ही इसमें लिखा होता है कि भाई आपकी नई टैक्सेबल इनकम ये है, अब इसके मुताबिक तुम्हारा 2 मिलियन टैक्स बनता है या 2 रुपए टैक्स बनता है, व्हाटएवर। तो डिमांड नोटिस के ऊपर लिखा होता है कि इतना टैक्स देना है, तो ये किसके साथ सर्व होता है, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के साथ। यहां पे जब वो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर सर्व करेगा ना, इसके साथ ही वो डिमांड नोटिस भी सर्व करता है कि भाई इतना टैक्स भी जमा कराओ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर तो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट के खिलाफ अपील है, इसके खिलाफ अपील है, तो आपने अपील कब तक जमा करानी है, 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। ये डिमांड नोटिस जब आपको सर्व हुआ उसके 30 दिनों के अंदर अंदर, ये डिमांड नोटिस जब प्रिपेयर हुआ तब नहीं, जब सर्व हुआ। 6 तारीख को सर्व हुआ तो 30 दिन कब से स्टार्ट करेंगे, 7 तारीख से, अगले दिन से 30 दिन स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है प्रिपेयर यकम का हुआ। जब आपको डिमांड नोटिस सर्व होगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं, सर्विस ऑफ द डिमांड नोटिस। In any other case, within 30 days of the service of the intimation of the order against the appeal to be filed है 30 दिन ही, लेकिन असेसमेंट के अगेंस्ट अगर अपील करनी हो तो फिर डिमांड नोटिस की सर्विस के 30 दिन के अंदर अंदर। और अगर कोई और केस हो, जैसे अगर आपको किसी नॉन रेजिडेंट का जो है वो बना दिया रिप्रेजेंटेटिव, तो इसमें डिमांड नोटिस तो नहीं ना आएगा,
ठीक है, तो उसमें जब आपको ऑर्डर की इंटीमेशन आ गई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, सही है। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने ये चीज जो है वो अपील जो है वो करनी है। आगे चले। However, Commissioner may condone the delay in the filing of an appeal upon application in writing by the appellant. The board may prescribe mechanism for electronic filing of the appeal. Electronically फाइल की जा सकती है, और अगर आपने किसी वजह से डिले कर दिया है तो कमिश्नर अपील जो है वो उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट, कंडोन का क्या मतलब होगा, कंडोन किसे कहते हैं, क्या करेंगे, है वो ये नहीं होता, वो कंडोलेंस होता है। नजरअंदाज करना होता है, नजरअंदाज करना होता है कि एक्सेप्ट कर लेना होता है, एक्सेप्ट करना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो कमिश्नर चाहे तो इस 30 दिन के अरसे को नजरअंदाज कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। 30 दिन के, अगर आप 30 दिन से डिले करते हैं, 35 दिन में कराते हैं, 40 दिन में कराते हैं, तो ये कमिश्नर के पास पावर है कि वो उसको जो है उसके डिले को एक्सेप्ट कर ले। प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ द अपील्स, अच्छा अपील्स को डिस्पोज करने का क्या प्रोसीजर है। द कमिश्नर अपील शैल गिव नोटिस ऑफ द डे फिक्स फॉर द हियरिंग फॉर द अपील टू द एपेलेंट एंड द कमिश्नर। उन दोनों को एक दिन तारीख बता देगा कि भाई आपने इस दिन आना है जिस दिन अपील जो है वो हेयर की जाएगी। अच्छा, ये अगले 2 पॉइंट छोड़ के उससे नीचे वाली हाईलाइटेड फिगर पे आए। द कमिश्नर अपील में अजॉर्न द हियरिंग ऑफ द अपील फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसने 4 तारीख को बुलाया, वो उसे अजॉर्न करके 6 तारीख पे लेके जा सकता है, फिर उसको अजॉर्न करके 8 तारीख पे लेके जा सकता है। एक कमिश्नर अपील का मामला है, जैसे मर्जी करे। द कमिश्नर अपील बिफोर द हियरिंग ऑफ एन अपील अलाउ एन अपीलेंट ऑफ द टू फाइल any new ground of appeal not specified in the grounds of the appeal already filed by the appellant, where the commission appeal is satisfied that the omission of the ground from the form of the appeal was not willful or unreasonable। ये important point है। अभी हमने ये पढ़ा था कि कमिश्नर अपील को जब 30 दिन के अंदर अंदर वो अपील करेगा तो ये अपील करते वक्त एक फॉर्म पे करेगा और ग्राउंड्स मेंशन करके करेगा। देयर इज अ चांस कि जब वो उसने मेंशन कर दिए, 3 ग्राउंड्स मेंशन करके अपील कर दी, तो देयर इज अ चांस कि हियरिंग में कोई ऐसा ग्राउंड आ जाए, कोई ऐसी जस्टिफिकेशन आ जाए जो अपील करते वक्त लिखी नहीं थी, तो कमिश्नर चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अगर कमिश्नर ये समझे कि उसका भूलना जान के नहीं था, उस चौथी कंडीशन का उसका भूलना जान के नहीं था, तो कमिश्नर चाहे तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। The commissioner may, before disposing of an appeal, call for such particulars. The commissioner appeals may require respecting the matters arising in the appeal or cause further inquiry to be made by the commissioner. मज़ीद इंक्वायरियाँ कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है। The commissioner appeal shall not admit any documentary material or evidence which was not produced before the commissioner, unless the commissioner appeal is satisfied that the appellant was prevented by the sufficient cause from producing such material evidence before the commissioner। इसके अंदर भी सेम ऊपर वाली बात ही वो कर रहा है कि कमिश्नर अपील को जब उसने ये अपील की तो उसके साथ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी लगाए होंगे, ठीक है। लेकिन बाद में जब केस स्टार्ट हो गया उस टाइम पे वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नया एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हाँ, अगर कमिश्नर समझे कि भाई उसको रोका गया था ये डॉक्यूमेंट एविडेंस जमा कराने से, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा, वरना वो नहीं करेगा। सही है। तो ग्राउंड्स और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर एक ही बात उसने दोनों दफ़ा की है कि जो चीज़ भी सबमिट करवानी है वो पहले सबमिट करानी है, जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए तब सबमिट नहीं करानी। क्योंकि अगर आप तब सबमिट कराएंगे तो फिर वो इवेल्युएट करेगा
कि आया कि वाकई इसने जान के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस छोड़ा था या इसने गलती से छोड़ा। तो गलती से था तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये अक्सर आप कोर्ट के केसेस वगैरह जब हो रहे होते हैं, मूवीज वगैरह के अंदर भी देखें, तो वो ये कहता है कि जब केसेस चल जाते हैं तो वो नया एविडेंस आप वहाँ पे पुट ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो साथ वाला पर्सन होता है उसे भी बताना होता है ना कि मैं ये एविडेंस लेके आया हूँ। ठीक है, तो वो फिर कहते हैं कि नया एविडेंस आप पुट ऑन नहीं कर सकते जब आपने केस स्टार्ट कर लिया हो। लेकिन अगर जज चाहे तो वो उसको लॉ भी कर देता। तो ये वही चीज इसके अंदर भी बात कर रहा है। डिसीजन इन अपील, जो नया अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसने अपील की 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अगर डिमांड नोटिस है तो डिमांड नोटिस के सर्विस के 30 दिन के अंदर अंदर, और अगर इसके अलावा है तो फिर जब वो ऑर्डर इंटीमेट हुआ उसके 30 दिन के अंदर। हाँ, अब वो डिसीजन में क्या करेगा। इन डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील द कमीशन अपील मेक एन ऑर्डर टू कंफर्म। यार इसके अंदर लिखा था अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के अंदर कि 12 रुपए का टैक्स देना है, तो कमिश्नर अपील कह दे ओके 12 का ही देना है, कंफर्म कर दे। पहली बात, मॉडिफाई बदल दे, 12 की बजाय 10 कर दे, 12 की बजाय 14 कर दे, और एनालिया कैंसिल कर दे, बिल्कुल ही खत्म कर दे, कुछ भी नहीं देना। ठीक है, तो ये 3 काम वो कर सकता है। द असेसमेंट ऑर्डर आफ्टर एग्जामिनिंग सच एविडेंस as required by him respecting the matter arising in the appeal or causing such further inquiries as he deems fit, जैसा वो बेहतर समझे। और in any other case में such order the commissioner appeal think fit। 3 किस्म के ऑर्डर कर सकता है, उसे कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और अनल कर सकता है, और इसके अलावा भी वो जो मर्जी चाहे ऑर्डर करे। The commission appeal shall not increase the amount of any assessment order or decrease the amount of any refund unless the appellant has been given a reasonable opportunity of showing cause against such increase or decrease as the case may be। कमीशन अपील जो असेसमेंट ऑर्डर के अंदर टैक्स लिखा है उसकी अमाउंट इंक्रीज नहीं कर सकता या रिफंड को कम नहीं कर सकता, until unless वो क्या करे, he has been given a reasonable opportunity of showing cause against such increase or decrease, कि वो टैक्स पेयर को बुला के पूछे कि भाई तुम्हारा केस, तुम्हारा टैक्स में बढ़ा रहा हूँ या रिफंड कम कर रहा हूँ। कर सकता है, लेकिन वो तब कम करेगा जब वो उसे बुला के पूछे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा कि उसको बुला के पूछेगा। ठीक है, आप उठ जाओ यहां से, तो पीछे बैठ जाओ। Whereas a result of an appeal any change is made in the assessment of an association, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, ये भी आपको एंड पे बताता हूँ, इसके एंड पे अभी इसको भी अभी ज़रा इग्नोर करें, अगले पॉइंट पे चलें। As soon as practical after deciding an appeal, the commission appeal shall specify in the order the amount of tax upheld and serve his order on the appellant and the commissioner। डिसीजन करने के बाद वो अपने ऑर्डर को जो है उन दोनों को बता देगा, सर्व कर देगा। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सच ऑर्डर शैल बी पास्ड नॉट लेटर देन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एन अपील। जब उस बंदे ने अपील फाइल की उसके 120 दिन के अंदर अंदर उसे फैसला सुनाना है, और विद इन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 60 days फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डिंग इन राइटिंग बाय द कमिश्नर। यानी कि वो असेसमेंट, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ कमिश्नर अपील्स को अपील करेगा 30 दिन के अंदर, और कमिश्नर अपील फैसला कितने दिनों में सुनाएगा, 120 दिन के अंदर, और एक्सटेंशन कितनी मिल सकती है, 60 दिन। ठीक है, यहां हमने उस दिन ये पढ़ा था कि शो कॉज नोटिस के 180 दिन के अंदर और 90 डेज के अंदर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू होगा। ठीक है, और एक असेसमेंट, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के 30 दिन के अंदर वो अपील करेगा,
और फैसला कितने दिनों में सुनाना है इसने, 120 जमा 60 दिनों में। तो ये चीजें बेसिकली क्या पूछता है कि अपील का राइट कितने दिनों में, अपील का राइट डिमांड नोटिस के कितने दिनों में अगर असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ है, अदर केसेस में कब है, और वो 30 डेज ही है दोनों में, और कमिश्नर अपील फैसला कितने दिनों में सुनाएगा, 120 जमा 60 दिनों के अंदर। अच्छा, अब इसके ऊपर जो मैंने 2 पॉइंट आपको छुड़वाए थे 2.2 में, दूसरा और तीसरा पॉइंट। पहली बात तो हमने ये समझी थी कि ये जो अपील है ये टैक्स पेयर ही करेगा ना, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील कौन करेगा, टैक्स पेयर ही करेगा, ऑब्वियस बात है। ये जो अपील है ये 30 दिन के अंदर करेगा। ये अपील करने के लिए जरूरी है कि रिटर्न के साथ वाले टैक्स जमा करवा दिया, ऐसे ही है। अच्छा, अब ये ना सुनिएगा बात कि 30 दिन के अंदर जब उसने अपील की ना, तो अपील करते वक्त उसने डिमांड नोटिस भेजा था, इसने कमिश्नर ने उसके घर डिमांड नोटिस भेजा था कि 2 मिलियन का टैक्स भी जमा कराओ। टैक्स पेयर ने अपील कर दी, ये पैसे जमा नहीं कराए अभी, लेकिन टैक्स पेयर ने अपील कर दी। लेकिन कमिश्नर बीच में क्या करता है, टैक्स पेयर को बार बार कह रहा होता है कि भाई पैसे जमा कराओ। वो कहता है ठीक है, जो तुम्हारा फैसला आएगा आएगा, मैं तुम्हारे फैसले को नहीं चैलेंज करता, वो जब आएगा तब आएगा। भाई 120 दिन के अंदर आना है, 180 दिन में आना है, तुम बीच में पैसे तो जमा कराओ। फैसला अगर तुम्हारे हक में आ गया पैसे वापस हो जाएंगे, तुम्हारे हक में ना आया तो हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो कमिश्नर क्या करता है बीच में, टैक्स पेयर को बार बार क्या कहता है, पैसे जमा कराओ, मैंने तुम्हें डिमांड नोटिस दिया है, पैसे जमा कराओ। लेकिन अब क्या होगा, अगर फिर ऑब्वियसली जो टैक्स पेयर है वो बेचारा भी तंग आता है, वो क्या करता है, अपील करने के बाद एक लेटर लिखता है कमिश्नर अपील को, कहता है कि भाईजान मेरे लिए ना टैक्स जमा कराना बहुत मुश्किल काम है, मेरे पे हार्डशिप्स हो जाएंगी अगर मैं टैक्स जमा कराऊंगा। और कमिश्नर अपील भी समझता है कि बेचारे पे बहुत हार्डशिप हो जाएगी अगर उसने ये टैक्स जमा करा दिया। तो कमिश्नर अपील क्या करता है, टैक्स पेयर को एक्सटेंशन दे देता है 30 डेज की, ये वाला टैक्स जमा कराने की। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के साथ जो डिमांड नोटिस आया है उसका टैक्स कमिश्नर बार बार टैक्स पेयर से मांग रहा होता है, बेशक उसने अपील कर दी हो। तो वो क्या करेगा टैक्स पेयर कि कमिश्नर अपील को कहेगा यार मेरे पीछे ही लगा हुआ है, टैक्स मांगी जा रहा है, मैं नहीं जमा करा सकता, मेरे पे हार्डशिप्स हो जाएगी, जो भी है। तो कमिश्नर अपील अगर ये समझे कि वाकई इसमें हार्डशिप हो जाएगी तो वो 30 दिन क्या उसको रिलैक्स कर देता है, यार चल कोई नहीं 30 दिन तक बर्दाश्त कर लेंगे, तो तुम 30 दिन के बाद ये टैक्स जमा करा। जब 30 दिन गुजरते हैं ना, वो कहता है यार हार्डशिप्स मेरी कंटिन्यू है, 30 दिन में कोई मुल्क के हालात थोड़ी बदल गए हैं, ठीक है, तो हार्डशिप्स मेरी कंटिन्यू है। तो कमिश्नर अपील को दोबारा से रिक्वेस्ट करता है कि यार मुझे ना मजीद कुछ टाइम दे दो। तो जो कमिश्नर अपील है ना वो मजीद 30 दिन दे सकता है, मजीद 30 दिन। लेकिन जब पहले वाले 30 दिन देगा कमिश्नर अपील, तो वो कमिश्नर इंग्लैंड को बुलाएगा, कहेगा यार मैं ना उस बेचारे से टैक्स नहीं दिया जा रहा, मैं उसको 30 दिन दे रहा हूँ, तुम्हें मसला तो कोई नहीं। वो कहेगा चलो ठीक है दे दो। जब वो अगले वाले 30 दिन देने से पहले कमिश्नर को बुलाएगा, यार वो अभी तक वैसा ही है, अब तो नहीं तुम्हें कोई मसला, अब तो नहीं कोई मसला, तो वो कहेगा यार ठीक है तुम दे दो, लेकिन तुमने मजाक ही पकड़ लिया है, अब फैसला भी इन 30 दिनों में सुनाओ, अब फैसला भी इन 30 दिनों में सुनाओ। यानी कि फिर फैसले की डेट 120 जमा 60 नहीं होगी, यानी कि टैक्स पेयर को हार्डशिप की वजह से अगर एक्सटेंशन कर दी मजीद 30 दिन की, तो फिर फैसला भी उन 30 दिनों में सुनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट पढ़े, आपको समझ लग जाएगी।